नमस्कार दोस्तों। रात के करीब 11 मत बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। इसी सन्नाटे में हरा रंग का सलवार सूट और सफेद दुपट्टा पहने एक जवान और खूबसूरत लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। वह कोई आम लड़की नहीं थी, वह थी आईपीएस ऑफिसर आकृति शर्मा। आकृति इस समय अपनी मां की दवा लेने के लिए एक डॉक्टर के घर जा रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर मां की तबीयत की चिंता साफ झलक रही थी। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही आकृति की नजर सड़क के किनारे बैठे कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वहां 3 से 4 हवलदार और थाने का इंस्पेक्टर विवेक बैठे हुए थे। उनके सामने शराब की बोतलें खुली पड़ी थीं और मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बज रहे थे। वे सब ऊंची आवाज में ठहाके मार रहे थे, गंदी फपियां कस रहे थे और पूरी तरह नशे में चूर थे। जैसे ही इंस्पेक्टर विवेक की नजर आकृति पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बगल में बैठे एक हवलदार को ठोकर मारते हुए कहा, ओए, देखो तो इतनी रात को कौन सी हसीन परी चली आ रही है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। ये सुनकर बाकी हवलदार भी कुटिल हंसी हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी यह लड़की कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनके ही नगर की आईपीएस ऑफिसर है। आकृति ने जब यह सब देखा तो वह कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। उसने गहरी सांस ली और सीधे कदम बढ़ाते हुए उनकी ओर बढ़ी। तुम लोग पुलिस होकर यह सब कर रहे हो, खुलेआम सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो, गंदे गाने बजा रहे हो। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम खुद ही कानून तोड़ रहे हो। अगर तुम लोग ही ऐसी हरकतें करोगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। आकृति ने सख्त लहजे में कहा। आकृति के स्वर में ऐसी दृढ़ता थी कि बाकी हवलदार एक पल को खामोश हो गए, मगर विवेक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह लड़खड़ाते हुए उठा और आकृति के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशा और हवस दोनों साफ झलक रहे थे। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हो इतनी रात को? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। जरा हम पर भी अपनी नजरें डालो ना, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हो सकते हैं। विवेक ने बेहुदा हंसी के साथ कहा और आकृति का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आकृति का गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको इज्जत देती हूं, इसलिए चुप हूं, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। यह सुनकर विवेक ठाका मारकर हंसा। रिपोर्ट? अरे पूरा थाना मेरा है, मैं ही इस थाने का मालिक हूं, और अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूं। तुम क्या कर लोगी, समझी ना? इतना कहकर उसने जोर से आकृति का हाथ पकड़ लिया और पास खींचने लगा। ज्यादा जुबान चलाएगी तो अभी जुबान खींच लूंगा। विवेक गुर्राया। आकृति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि एक थाने का इंस्पेक्टर इतना गिर सकता है, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में बोली, आप हद पार कर रहे हैं। सुधर जाइए वरना मैं आप सबको निलंबित करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझिए। आप लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूं, इसीलिए मुझे टक्कर मत दीजिए। मगर विवेक ने उसकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया। उल्टा उसने आकृति को और कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। तुम हमें सस्पेंड करवा सकती हो। तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? विवेक ने जहर उगलते हुए कहा। बस, आकृति का धैर्य जवाब दे गया। उसने पूरे जोर से विवेक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना भारी था कि विवेक लड़खड़ा गया। गुस्से में तिल मिलाते हुए उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से आकृति के हाथ पर दे मारी। बोतल के टुकड़े आकृति के हाथ में धंस गए। खून बहने लगा। दर्द के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं, मगर विवेक वहीं नहीं रुका। उसने आकृति को धक्का देकर पास खड़ी मोटरसाइकिल के किनारे पटक दिया। आकृति दर्द से करा उठी। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर मैंने अभी कदम पीछे खींचे तो यह दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। वह जमीन पर गिरते हुए भी संभली। आंखों में गुस्से और इरादों की आग ली। उसने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर तभी विवेक ने उसका फोन झटक कर फेंक दिया। अब माहौल और खतरनाक हो चुका था। बाकी हवलदार भी खड़े हो गए और घेराव करने लगे। आकृति समझ गई कि अब यह मामला सिर्फ बहस का नहीं, जान की बाजी का हो सकता है। रात की उस घटना के बाद आकृति शर्मा का पूरा शरीर दर्द से करा रहा था, लेकिन उसके मन में गुस्सा और आक्रोश किसी भी दर्द से ज्यादा तेज था।
वह बमुश्किल खुद को संभालते हुए तेजी से वहां से भागी और सीधा अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वह बिस्तर पर बैठ गई। उसके कानों में अब भी विवेक की गंदी बातें गूंज रही थीं। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी भी थी। हमारे नगर के थाने में ऐसी हरकतें हो रही हैं और कोई आवाज तक नहीं उठाता। न जाने यह लोग कितनी लड़कियों को इस तरह परेशान करते होंगे। पब्लिक अगर शराब पी ले तो उसे पीट पीट कर लॉकअप में डाल दिया जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले खुद नशे में सड़क पर दरिंदों की तरह घूम रहे हों तो उन्हें कौन रोकेगा। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगी। आकृति की आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इन्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। हर उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी जो इनकी दरिंदगी का शिकार हुई होगी। पूरी रात वह नींद की एक भी गोली नहीं ले सकी। सुबह होते ही उसने अपना एक प्लान बनाया। उसने अपने बचपन की सहेली नेहा को फोन लगाया। नेहा से उसकी गहरी दोस्ती थी और वह आकृति की बात मानने में कभी पीछे नहीं रहती थी। आकृति ने पूरी घटना और अपने प्लान के बारे में नेहा को विस्तार से बताया। नेहा ने बिना एक पल गंवाए उसकी मदद के लिए हाँ कर दी। अगली रात योजना के मुताबिक नेहा को बिल्कुल साधारण लड़की की तरह तैयार किया गया। साधारण सलवार सूट पहनकर वह धीरे धीरे सड़क के उसी रास्ते पर चलने लगी जहां पिछली रात विवेक और उसके हवलदार शराब पी रहे थे। आकृति भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वह दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था जो रिकॉर्डिंग मोड में चल रहा था। जैसा अंदाजा था वैसा ही हुआ। सड़क किनारे वही दृश्य दोबारा था। इंस्पेक्टर विवेक और उसके हवलदार शराब की बोतलें खोले बैठे थे, गंदे गाने बजा रहे थे और बेहुदा हंसी उड़ा रहे थे। एक हवलदार नेहा को देखा और विवेक से कहा, सर देखिए, आज फिर एक लड़की सड़क से जा रही है। विवेक ने आंखें तरेरी और मुस्कुराया। ओ, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चलो आज इसे नहीं छोड़ेंगे, मजा लेंगे। वे सब उठकर नेहा के पास पहुंचे। नेहा घबराई सी खड़ी हो गई। विवेक नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके करीब आया और गंदी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है मैडम, नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात को कहाँ निकल पड़ी हो? चलो थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दो, तुम्हारे चेहरे ने तो हमें दीवाना कर दिया। इतना कहते हुए विवेक बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। नेहा ने डरने का अभिनय किया। तभी एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचने लगा। नेहा जोर से चीखी और हाथ छुड़ाने लगी। इधर दूर खड़ी आकृति सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़े थी ताकि कोई सबूत छूट ना जाए। जब हद पार होने लगी तो नेहा ने प्लान के मुताबिक इंस्पेक्टर का हाथ जोर से काट लिया और झटके से छुड़ाकर भाग निकली। विवेक गुस्से में चीखा, अरे पकड़ो इसे! मगर नशे में धुत होने के कारण कोई भी उसके पीछे तेजी से भाग नहीं पाया। नेहा भागते हुए सीधा आकृति के पास पहुंची। दोनों तेजी से वहां से निकली और अपने पने घर चली गई। अब आकृति के पास विवेक और उसके हवलदारों के खिलाफ एक ठोस सबूत था, लेकिन वह जानती थी कि केवल एक सबूत से मामला इतना बड़ा इंस्पेक्टर नहीं झुकेगा। उसे और सबूत चाहिए थे ताकि साबित हो सके कि यह लोग सिर्फ नशे में हरकतें नहीं करते, बल्कि बार बार ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। आकृति ने सोचा, अगर मुझे इन्हें गिराना है तो इनके हर अपराध का पूरा सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विवेक और उसके हवलदार बेखबर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उन पर टूटने वाला था, और यह तूफान खुद उनकी ही करतूतों से पैदा हुआ था। रात का सन्नाटा फिर से लौट आया था। वही जगह, वही सड़क, वही हवाएं, लेकिन इस बार आकृति शर्मा का इरादा और भी मजबूत था। वह जान चुकी थी कि सिर्फ एक दो सबूत से इंस्पेक्टर विवेक जैसे दरिंदे को गिराना आसान नहीं होगा। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जो न सिर्फ अदालत में काम आए बल्कि पूरी पब्लिक को हिला दे। तीसरी रात लाल रंग की हल्की साड़ी पहने, बालों को दुपट्टे से ढके हुए, हाथ में मोबाइल कसकर पकड़े आकृति शर्मा चुपचाप उसी सड़क की ओर बढ़ी। वह जगह अब उसके लिए डर का प्रतीक नहीं बल्कि मिशन का मैदान बन चुकी थी। दूर से ही उसने देखा, वही दृश्य था। इंस्पेक्टर विवेक और उसके हवलदार सड़क किनारे बनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास शराब की बोतलें खोले बैठे थे। मोबाइल पर गाने बज रहे थे और उनके बीच बेहुदा हंसी मजाक जारी था।
आकृति ने गहरी सांस ली और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। करीब 2 मिनट तक उसने हर चीज कैद की। बोतलें, हंसी, गालियां और इंस्पेक्टर विवेक का शराब में चूर गिरा हुआ चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत पर्याप्त है तो वह तुरंत घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने मोबाइल को अपने सामने रखा और उस वीडियो को कई बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। यह लोग पुलिस की वर्दी में दाग हैं, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब यह सबूत इन्हें बर्बाद कर देगा, उसने खुद से कहा। लेकिन आकृति को पता था कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से मामला नहीं बनेगा। विवेक के रसूख बड़े थे। थाने के कई लोग उसके इशारों पर चलते थे। उसे सस्पेंड कराने के लिए सिर्फ सबूत ही नहीं, पब्लिक सपोर्ट और बड़े अफसरों की मदद भी चाहिए थी। अगले दिन सुबह आकृति ने अपने पड़ोस की कुछ भरोसेमंद महिलाओं और बुजुर्गों को घर बुलाया। उसने उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग बोले, मैडम, अगर हमारे नगर के पुलिस वाले ऐसे काम करेंगे तो जनता कहां जाएगी? आप बिल्कुल सही कर रही हैं, हम गवाही देने को तैयार हैं। दूसरी ओर एक महिला ने कहा, मैडम, आप जैसे लोग ही हमारी उम्मीद है, आप जो कहेंगी हम करेंगे। आकृति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि पब्लिक सपोर्ट मिल चुका है। अब बारी थी अगला कदम बढ़ाने की, बड़े अफसरों तक पहुंच। आकृति जानती थी कि विवेक को सीधे पकड़वाना आसान नहीं। अगर वह सीधे थाने जाती और शिकायत करती तो मामला दबा दिया जाता। इसीलिए उसने तय किया कि वह सीधे नगर के डीएसपी, फिर ईएसपी और जरूरत पड़ी तो डीएम तक जाएगी। सबूत तैयार करके वह सबसे पहले डीएसपी अरुण सिंह के ऑफिस पहुंची। अरुण सिंह एक सख्त और ईमानदार अफसर माने जाते थे। आकृति ने उन्हें पूरा वीडियो दिखाया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। डीएसपी वीडियो देखकर हैरान रह गए। मैडम, यह मामला बहुत बड़ा है। विवेक का नाम कई बार सामने आया है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं था। आपने कमाल कर दिया, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। सर, मैं चाहती हूं कि इस मामले को दबाया ना जाए, मैं खुद गवाही दूंगी। आकृति ने दृढ़ स्वर में कहा। डीएसपी ने हामी भरी। आपको मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई लूप होल ना बचे। यह सुनकर आकृति ने अपने अगले कदम के बारे में बताया। सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी। इस बार ऑडियो भी साथ ही कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर स्टिंग करूंगी ताकि कोर्ट में मामला टिक सके। डीएसपी ने उसकी योजना पर सहमति जताई और कहा, आपको सुरक्षा भी दी जाएगी और हाँ, मामले को मैं खुद ईएसपी साहब तक पहुंचाऊंगा। उस रात आकृति ने एक और योजना बनाई। इस बार उसने पड़ोस के 2 भरोसेमंद लड़कों और एक महिला को अपने साथ लिया। उन्होंने तय किया कि महिला सामान्य राहगीर बनकर वहां से गुजरेगी और बाकी 2 लड़के थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। आकृति खुद कैमरे के साथ तैयार रही। जैसा अंदाजा था, विवेक और उसके हवलदार फिर वही हरकत करते दिखे। उन्होंने उस महिला को रोकने की कोशिश की, गंदी बातें की और हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बार आकृति के पास वीडियो प्लस ऑडियो दोनों सबूत थे। अगली सुबह आकृति सीधे एसपी सुनील कुमार के पास पहुंची। उसने सारे सबूत और पब्लिक गवाहों की सूची दिखाई। एसपी ने वीडियो देखते ही टेबल पर हाथ मारा। ये लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं है। मैडम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं इसे तुरंत डीएम मैडम तक पहुंचाता हूं। उसके बाद आकृति और एसपी खुद डीएम प्रिया वर्मा के ऑफिस पहुंचे। प्रिया वर्मा अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने वीडियो देखा और कड़क आवाज में कहा, यह शर्मनाक है, ऐसे लोग पुलिस की वर्दी पर कलंक है। मैडम, मैं आपके साथ हूं। डीएम ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए। साथ ही विवेक और उसके हवलदारों को तुरंत ड्यूटी से निलंबित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। आकृति की मेहनत रंग ला रही थी। विवेक और उसके आदमी अभी भी अनजान थे कि उनकी गिनती की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। आकृति ने पब्लिक गवाहों से लिखित बयान लिए और सभी सबूत एक फाइल में इकट्ठा कर दिए। डीएम ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आदेश दिया। आकृति मैडम, कल का दिन आपकी जीत का पहला दिन होगा। हम जनता के सामने इन दरिंदों का चेहरा उजागर करेंगे। आकृति की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, अब यह लोग सिर्फ सस्पेंड नहीं होंगे, यह सबक सीखेंगे कि कानून से बड़ा कोई नहीं। अगली सुबह शहर में हलचल मच चुकी थी।
आकृति शर्मा ने जैसे ही डीएम के आदेश पर सारे सबूत सौंपे, मामला रफ्तार पकड़ गया। डीएम प्रिया वर्मा ने उसी दिन सुबह नगर के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई। खबर फैलते ही मीडिया, पब्लिक और तमाम पुलिस अधिकारी वहां जुट गए। आकृति ने अपने हाथ में वो फाइल कसकर पकड़ी हुई थी, जिसमें पिछले 3 दिनों में जुटाए गए सारे वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और पब्लिक के लिखित बयान थे। यह फाइल अब इंस्पेक्टर विवेक और उसके साथियों के करियर को खत्म करने वाली थी। डीएम प्रिया वर्मा हॉल में पहुंची। उनका चेहरा कठोर था और आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। हम सब यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्दी का नहीं बल्कि दरिंदगी का काम कर रहे हैं। आईपीएस आकृति शर्मा ने अपनी जान पर खेलकर इन गुनहगारों का चेहरा बेनकाब किया है। आज यह वीडियो जनता और मीडिया के सामने पेश होंगे। आकृति आगे बढ़ी। उन्होंने माइक उठाया और सबको संबोधित किया। 3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे ही नगर के थाने में तैनात इंस्पेक्टर विवेक और उसके हवलदार खुलेआम शराब पी रहे थे, महिलाओं को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। यही नहीं, उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की। अगर मैं चुप रहती तो ये दरिंदे और कितनी लड़कियों को शिकार बनाते पता नहीं। इसलिए मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद उन्होंने वीडियो मीडिया और जनता के सामने चला दी। स्क्रीन पर विवेक और हवलदारों का नशे में धुत होकर सड़क पर महिलाओं को परेशान करना, गंदी बातें करना और शराब पीना साफ दिख रहा था। वीडियो देखते ही हॉल में बैठे लोग भड़क उठे। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, सस्पेंड करो इन्हें, जेल भेजो। डीएम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वह इंस्पेक्टर हो या हवलदार। इसी बीच विवेक और उसके हवलदारों को जैसे ही खबर मिली कि उनके खिलाफ सबूत के साथ डीएम और मीडिया के सामने खुलासा हो चुका है, थाने में हड़कंप मच गया। विवेक गुस्से और डर से बौखलाया हुआ चिल्लाया, ये सब उस आकृति शर्मा की साजिश है, लेकिन मैं देखता हूं मुझे कौन सस्पेंड करता है। तभी डीएसपी अरुण सिंह और एसपी सुनील कुमार पुलिस फोर्स के साथ थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर विवेक एसपी ने कड़क आवाज में पुकारा। विवेक ने अकड़ दिखाने की कोशिश की, सर ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन एसपी ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत पुख्ता है, तुमने कानून और पुलिस वर्दी दोनों का अपमान किया है। डीएम मैडम के आदेश पर तुम्हें और तुम्हारे सभी साथी हवलदारों को तुरंत निलंबित किया जाता है। जांच के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। ये सुनते ही विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। आकृति भी वहां मौजूद थी। जब विवेक की नजर उस पर पड़ी तो वह गुस्से से बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आकृति ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नहीं विवेक, तुमने खुद को बर्बाद किया है, कानून से ऊपर कोई नहीं। एसपी ने आदेश दिया, हथकड़ी लगाओ। विवेक और उसके हवलदारों के हाथों में हथकड़ियां डाली गई। थाने के बाकी पुलिसकर्मी यह सब देखकर शर्म से सिर झुका ली। उस दिन के बाद से थाने में बहुत सारी सुधार हुई। अब सारे पुलिसकर्मियों को समझ आ चुका था कि यह वर्दी किस लिए बनी है और इसका काम क्या है। उस दिन के बाद सब कोई सुधर गए और सिर्फ थाना ही नहीं पूरा शहर बदल गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल वर्ल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।